आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। कल के वीडियो लेक्चर में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर दैट इज सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विथ आरएलई लोड को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात आ गई कि जब हाफ वेव रेक्टिफायर हमने बना लिया था कल, इतना कुछ आपने मेहनत कर लिया पिछले 2 क्लासों में, अब फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ क्यों जा रहे हैं। हमने देखा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें एक साइकिल में एक ही पल्स मिल रहा था, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव साइकिल का जो सप्लाई था बिटवीन 0 टू पाई, वहां पर हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा था, और हम लोग निगेटिव पार्ट जो था साइकिल का, वहां पर हमें आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा था। तो अब क्या होगा, उसमें हमारे पास एक थायरिस्टर का यूज किया गया था, उस थायरिस्टर की मदद से हम सर्किट बनाए थे। अब कोई कहेगा कि सर हमारे पास 2 थायरिस्टर है या 4 थायरिस्टर है, तो हम लोगों के पास अगर 4 थायरिस्टर है तो हम लोग क्यों ना एक अलग रेक्टिफायर बनाएं, दैट इज सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि वहां पर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास और बेटर वेवफॉर्म मिलेगा। हम निगेटिव साइकिल को भी हमें यूटिलाइज करना है, और किसी भी रिसोर्सेज को कितना अधिक से अधिक यूटिलाइज कर सको, कितना बढ़िया से बढ़िया अगर आप आउटपुट दे सकें किसी डिवाइस का, तो वो आपके लिए कहीं कहीं एक बेहतर काम है। इसलिए हम लोग सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर को पढ़ेंगे। तो देखिए, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर का नाम, दूसरा नाम है इसका टू पल्स कन्वर्टर भी नाम है, टू पल्स कन्वर्टर। ये टू पल्स कन्वर्टर का क्या कंसेप्ट है, आपने देखा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक साइकिल में एक पल्स मिल रहा था, दैट्स व्हाई इट्स नेम वाज वन पल्स कन्वर्टर। बट इन द केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर यू विल गेट 2 pulses in 1 cycle, that's why its name is 2 pulse converter. Clear? So now there are mainly 2 types of single phase full wave control rectifier. First one is bridge rectifier, second one is midpoint rectifier or center tapped rectifier. अब ब्रिज रेक्टिफायर में भी हमें 2 तरह का रेक्टिफायर मिलता है, यानी यहां भी हमारे पास वैरायटी है। पहला फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, दूसरा है हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर और सेमी कन्वर्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में जो रेक्टिफायर हमें मिल रहा है, ब्रिज रेक्टिफायर का जो पहला टाइप है फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, यहां पर हमारे पास एक ऐसा रेक्टिफायर है जो कि फुल कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आउटपुट वोल्टेज को पूरा कंट्रोल किया जा सकता है। और दूसरा हमारे पास सेमी कन्वर्टर है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर हम लोग आउटपुट वोल्टेज को पूरा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, यानी हम आगे देखेंगे कि सेमी कन्वर्टर में थायरिस्टर और डायोड दोनों को मिक्स करके यूज किया जाता है, इसलिए ये सेमी कन्वर्टर है या सेमी कंट्रोल है। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं आज के लेक्चर में हम लोग 3 टॉपिक्स को देखेंगे। पहला सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर विथ आर लोड, दैट मीन्स रेजिस्टिव लोड। और जब सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे तो यहां पर दोनों रेक्टिफायर के सर्किट को एक साथ देखेंगे और दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे। दूसरा देखेंगे सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर विथ आरएल लोड, यानी कि अब इंडक्टर रहेगा हमारे पास और ब्रैकेट में दिया हुआ डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन, यानी कि वो इंडक्टर का करंट तुरंत 0 भी हो जाएगा कुछ देर में। लेकिन यहीं पर तीसरा टाइप देखेंगे जिसमें कि हमारे पास आरएल लोड रहेगा और कंटिन्यूअस कंडक्शन होगा करंट का। क्लियर? तो हम लोग इन सारे चीजों को आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, एक ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि उस सर्किट्स में क्या क्या कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं और उसका ऑपरेशन कैसे होता है। क्लियर? तो मैं पहला बना रहा हूं ब्रिज रेक्टिफायर। तो देखिए ब्रिज रेक्टिफायर का कंसेप्ट क्या है। ब्रिज रेक्टिफायर, देखिए ब्रिज रेक्टिफायर में हमारे पास 4 थायरिस्टर हम लोग लेते हैं। ये रहा पहला थायरिस्टर, दूसरा थायरिस्टर, ऑफ कोर्स थायरिस्टर में गेट सर पल्स देंगे तब जाकर वो थायरिस्टर का सिंबल बनेगा। हम लोग एक गेट पल्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। नाउ दिस इज थायरिस्टर। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच में सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। क्लियर? अब देखिए सप्लाई को 2-3 तरीके से बनाया जाता है। कुछ लोग इस तरह से बनाएंगे आपको सप्लाई को, कुछ लोग इस तरह से सप्लाई को बनाएंगे।
कुछ लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इन दोनों के बीच में एक वोल्टेज सोर्स बनाकर छोड़ देंगे। बात वही है, चाहे यहां पर आप बनाइए या यहां पर बनाइए, कनेक्शन क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में हो रहा है। लेकिन चलिए जो अच्छा दिखता है उसको लोग ज्यादा ये करते हैं, तो हम लोग यहां पर ये सप्लाई बना दिए Vs इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, एक लोड कनेक्ट करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं रेजिस्टिव लोड की विथ आर लोड। तो ये हमने लोड बना दिया, ये हमारा प्लस माइनस वी नोट। ये थारिस्टर्स का नाम देखिए किस तरह से दिया जाता है, T1 T2, ये है T3, ये है T4। ये हमारा चारों थारिस्टर्स का अलग अलग नंबरिंग किया जाता है। आप नंबरिंग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसका रीजन क्या है नंबरिंग करने का ऐसा, आप देखेंगे कि जब कंडक्शन होता है पॉजिटिव साइकिल में T1 और T2 कंडक्ट करता है, निगेटिव साइकिल में T3 और T4 कंडक्ट करता है, इसलिए हम लोग ऐसा नाम दिए। ये रहा हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। अब इसी में मैं दूसरा बना रहा हूं मिड पॉइंट रेक्टिफायर और सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर। मिड पॉइंट और सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर, सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर। अब देखिए सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेंटर टैप्ड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, हमारे पास एक सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर होना है। हमारे पास एक सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर होना है। यहां पर देखिए एक थाइरिस्टर इधर लगाया जाता है, यहां पर आप टैपिंग करते हैं, यहां पर एक लोड को आपने कनेक्ट किया और इस थाइरिस्टर को इस तरह से कनेक्ट किया। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी एक थाइरिस्टर आपने यहां पर कनेक्ट किया। क्लियर, दिस इज T1, दिस इज T2। क्लियर, ये रेशियो मान लीजिए 1:2 है। यहां पर आपने सप्लाई कनेक्ट किया, ऑफ कोर्स बिना सप्लाई के करंट फ्लो नहीं करेगा, सप्लाई आपको कनेक्ट करना है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, T1 T2 हो गया, ये लोड हुआ। अब देखिए होता क्या है, यहां पर 1:2 है, यानी कि यहां पर अगर Vm साइन ओमेगा टी प्लस माइनस Vm यहां पर एपियर हो रहा है, तो यहां पर 2 Vm टोटल आएगा, तो हाफ पार्ट में डिवाइड होगा प्लस माइनस Vm और ये भी होगा प्लस माइनस Vm। अब क्या होता है कि जब पॉजिटिव साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल में क्या होता है, यहां से करंट ऐसे चलेगा, इसके थ्रू आएगा, क्योंकि इस थाइरिस्टर के थ्रू करंट नहीं आएगा। इसके थ्रू जब करंट आएगा तो ये रहा करंट का हमारा ओरिजिनल डायरेक्शन प्लस माइनस वी नोट, यानी वोल्टेज अक्रॉस द लोड। अब जब निगेटिव हो जाता है, ये मान लीजिए कि पाई टू 2 का पीरियड होगा, तो ये पार्ट क्या होगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। जब ये दोनों निगेटिव हो जाता है, आप क्या देखेंगे, ये जैसे ही निगेटिव होगा, ये यहां माइनस हुआ, यहां प्लस हुआ, ये क्या करेगा, इस थाइरिस्टर के थ्रू यहां पर कंडक्ट कराएगा। आप क्या देख रहे हैं, जब पॉजिटिव साइकिल आया था तो ये थाइरिस्टर करंट कंडक्शन किया, यहां से सप्लाई आया, निगेटिव हुआ तो इसने ऐसे कंडक्शन कर दिया। यानी कि आप देख रहे हैं दोनों ही केसेज में, पॉजिटिव और निगेटिव साइकिल में लोड के पास सप्लाई मिल रहा है, यू आर गेटिंग द सप्लाई अक्रॉस द लोड and the direction of supply is same in both the cycles, that means positive। क्लियर, तो हमें चाहिए भी क्या, हमें चाहिए था कि हमारे पास जो डीसी, हमें चूंकि डीसी जनरेट करना है, रेक्टिफायर इज कन्वर्टिंग एसी टू डीसी, तो डीसी को जनरेट कराने के लिए हमें क्या चाहिए था, बस यही हमें चाहिए था कि दोनों तरफ से पॉजिटिव सप्लाई मिले। सिमिलरली यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर जब आप देखेंगे इस थाइरिस्टर के बारे में, तो यहां पर चूंकि मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डिस्कस किया है इस पार्ट को, आप देखेंगे प्रीरिक्विजिट्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में ये सारी बातें बतलाई गई हैं, लेकिन हम लोग फिर से यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर, आप लोग भी यार कितना लेक्चर देखोगे एक बार में। क्लियर, तो यहां देखिए क्या होता है, हम लोग पहले इसको इन दोनों को समझते हैं। यहां पर देखिए क्या होता है, T1 और T2, T1 और T2 इन दोनों को कहा जाता है पॉजिटिव ग्रुप थाइरिस्टर। पॉजिटिव ग्रुप थाइरिस्टर यानी ये 0 to पाई के बीच में इसका कंडक्शन होता है। ये 0 to पाई के बीच में कब होता है कंडक्शन, मतलब ये प्लस रहा, ये माइनस रहा, यहां से करंट चलेगा, यहां से करंट चला इस तरह से, ये करंट क्या करेगा, इस थाइरिस्टर से होकर आएगा, नहीं आएगा, ये करंट आगे बढ़ा, इस रेजिस्टर के थ्रू गया, यहां आया, यहां से देखिए इस करंट को 2 पाथ दिख रहा है, एक ये थाइरिस्टर, एक दूसरा थाइरिस्टर। आप क्या जानते हैं, सप्लाई का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये सप्लाई का निगेटिव टर्मिनल है। तो सप्लाई से अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से 10 एम्पियर का करंट बाहर निकला, तो सेम 10 एम्पियर ऑफ करंट विल एंटर इनटू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई।
तो यानी निगेटिव टर्मिनल सप्लाई का ये है, इसलिए करंट इसके थ्रू ऐसे एंटर करेगा। ये हमारा एक पाथ बन गया, ये हमारा एक पाथ बन गया। ये रहा हमारा मिड पॉइंट ब्रिज कन्वर्टर का पहला पाथ, जबकि T1 और T2 दोनों पॉजिटिव है। अब दूसरा क्या है, जब निगेटिव साइकिल ऑपरेट करेगा तो निगेटिव साइकिल का मतलब क्या है, यानी माइनस यहां हो गया प्लस यहां हो गया, बिटवीन पाई टू 2 पाई। तो बिटवीन पाई टू 2 पाई सप्लाई रिवर्स, रिवर्स का मतलब यहां से चलेगा सप्लाई, इस तरह से करंट चला, ये इस थायरिस्टर से फ्लो करेगा नहीं, ये क्या करेगा T3 से जाएगा, T3 से इधर जाएगा नहीं, ये T3 से R लोड की तरफ आएगा, और फिर यहां चूंकि अब ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल बन गया यानी रिवर्स हो गया, यानी इस टर्मिनल से रिटर्न होना चाहिए। इस टर्मिनल से रिटर्न होने का मतलब है कि हमारा जो करंट होगा ये करंट इस थायरिस्टर से होकर यहां पर एंटर करेगा। क्लियर? तो हम इन दोनों सर्किट्स को सेपरेटली एक बार देख लेते हैं। क्लियर? इन दोनों सर्किट्स को सेपरेटली देख लेते हैं। बस मैं यहां लिख दे रहा हूं T3। आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, सारी चीजें समझाऊंगा, बस आप लेक्चर में बने रहिए। यह है निगेटिव ग्रुप थायरिस्टर, यह है पाई टू 2 पाई के बीच में इसका कंडक्शन होता है। क्लियर? अब देखिए, एक जो दोनों सर्किट्स में कुछ डिफरेंसेज हैं। डिफरेंसेज क्या है? आप कहोगे सर यहां तो 2 ही थायरिस्टर लग रहा है, बिल्कुल सही, लेकिन आपको एक सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर यूज करना पड़ रहा है। क्लियर? दूसरी बात, यहां पर जब थायरिस्टर ऑफ होता है, आप प्रीरिक्विजिट्स में जाइए, एक बार देख लीजिए वहां पर भी लेक्चर को। वहां पर क्या होता है कि पीक इनवर्स वोल्टेज अक्रॉस जो थायरिस्टर रहता है पीआईवी यहां पर क्या होता है वीएम, पीआईवी यहां पर वीएम होता है। इस पार्ट को भी अभी यहां भी देख लेते हैं। और यहां पर क्या होता है, T1 है हमारा पॉजिटिव साइकिल में, T2 है हमारा निगेटिव साइकिल में, और यहां पर जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है सेंटर टैप में, ये होता है 2 ये पीक इनवर्स वोल्टेज सेंटर टैप में जो होता है ये होता है हमारा 2 इंटू वीएम। क्लियर? 2 इंटू वीएम। तो हम लोग देखते हैं अब इसका, इस सर्किट को का ऑपरेशन देखते हैं। और ध्यान रखिएगा, इन दोनों सर्किट्स का आउटपुट्स का वेवफॉर्म सेम एक जैसा आता है, सेम एक जैसा आउटपुट का वेवफॉर्म आता है। अब देखिए यहां पर मैं डिस्कस ही कर लेता हूं। पहला क्या है हमारा, पहला केस बिटवीन 0 टू पाई। बिटवीन 0 टू पाई आपने क्या देखा था, T1 T2 को ऑन करते हैं। जब T1 और T2 को आप ऑन करोगे, हमारा सर्किट क्या बनता है, ये हमारा सप्लाई था, ये यहां से चला, ये यहां आएगा, यहां से ये हमारा T1 हुआ, ये हुआ T2। क्लियर? तो यहां से इस तरह से करंट का फ्लो हो रहा है। क्लियर? ये है रेजिस्टेंस R प्लस माइनस V0। पहला पार्ट आपका क्लियर। दूसरा पार्ट, यानी ये प्लस था ये माइनस था। सेकेंड पार्ट क्या है, पाई टू 2 पाई। सो पाई टू 2 पाई, व्हाट डू यू सी, T3 एंड T4 आर ऑन। T3 T4 ऑन होने का मतलब क्या है, T3 T4 ऑन होने का मतलब है कि हमारे पास सप्लाई तो यही रहा। अब क्या हुआ, T3 ऑन किए, यहां पर यह आया, ठीक है, यहां से क्या हुआ, इस थायरिस्टर के थ्रू T4 के थ्रू गया और यहां से आया ये माइनस ये प्लस, ये है T4 ये है T3। क्लियर? तो ये रहा हमारा बिटवीन पाई टू 2 पाई थायरिस्टर का कंडक्शन। क्लियर? तो अब हम लोगों को क्या करना है, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द वेवफॉर्म, क्योंकि आपका टारगेट है आपको एवरेज आरएमएस वोल्टेज करंट, ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करने पता करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग आगे एक वेवफॉर्म बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। क्लियर? तो एक्सिस आप ड्रॉ कीजिए। सबसे पहला हमें क्या करना है, सप्लाई वोल्टेज, आप लोगों को इतनी जानकारी हो चुकी है, आप सप्लाई वोल्टेज को ड्रॉ कीजिए। ये सप्लाई हमारा हुआ। नेक्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द वेवफॉर्म फॉर आउटपुट वोल्टेज V0। तो आउटपुट वोल्टेज V0 अगर देखें, हमें इस एक्सिस को मैच करा दीजिए, पाई, दिस एक्सिस इज 2 पाई, दिस इज योर 3 पाई। देखिए आपको ड्राइंग्स का प्रैक्टिस करना ही है, और मैं तो यही चाहूंगा आप मुझसे बढ़िया ड्राइंग बनाएं, और अच्छी बात है। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। क्लियर? अब देखिए एक अल्फा एंगल पर हम थायरिस्टर को ट्रिगर करेंगे। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? इस अल्फा पॉइंट पर थायरिस्टर को ट्रिगर किया जा रहा है। दिस थायरिस्टर इज ट्रिगर एट अल्फा।
अल्फा पर किस किस थायरिस्टर को ट्रिगर करेंगे, T1 और T2। T1 और T2 को जब आपने ट्रिगर किया आपको क्या मिल रहा है, यहां से Vs will appear across V0, यानी हमें ये वेवफॉर्म मिल रहा है, ये वेवफॉर्म हमें मिला T1 T2 से। ये क्या मिला, Vs, ये क्या मिला, Vs। अब देखिए नेक्स्ट सेकेंड साइकिल में क्या करते हैं, फिर से पाई प्लस अल्फा हमारा दूसरा फायरिंग है, पाई प्लस अल्फा, ये क्या है, पाई प्लस अल्फा। यहां पर किसे ट्रिगर कर रहे हैं, T3 और T4 को। ये क्या कर रहा है, हमें इस सप्लाई का रिवर्स दे रहा है, इस सप्लाई का रिवर्स हमें यहां से दे रहा है, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, यहां पर फिर 0 वोल्टेज और यहां से फिर आगे क्या होगा, ठीक इस सिग्नल का हमें रिवर्स मिलेगा, हमें ठीक इस सिग्नल का रिवर्स वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि ये रिवर्स हुआ लेकिन यहां देख रहे हैं इसी से फ्लो करा रहा, मतलब इसका जस्ट रिवर्स, इसका जस्ट रिवर्स। यहां पर वोल्टेज हम -Vs कहेंगे, यहां पर आप वोल्टेज क्या कहोगे, -Vs। सिमिलरली यहां पर फिर से 2 पाई प्लस अल्फा पर आइए, ये रहा हमारा, ये रहा हमारा +Vs, दिस इज -Vs, ये रहा हमारा V0। जब हम V0 को जान गए, नेक्स्ट यू हैव टू राइट द वेवफॉर्म फॉर I0। I0 क्या होता है, V0 डिवाइडेड बाय R, यानी Vs डिवाइडेड बाय R क्या होगा, हमें I0 मिलेगा। देखिए I0 का भी हमें कहीं ना कहीं सेम वेवफॉर्म मिला, सेम वेवफॉर्म मिला, +Vs बाय R -Vs बाय R +Vs बाय R, दिस इज -Vs डिवाइडेड बाय R। दिस इज हमारा क्या रहा, ये रहा I0 करंट I0, ये रहा हमारा करंट I0, क्लियर। ये एंगल था अल्फा, ये था पाई प्लस अल्फा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें सर्किट डायग्राम हमारा क्लियर था, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब हमें लिखना है एवरेज आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन। उससे पहले हम लोग क्या लिखें, उससे पहले हम लोगों को टाइम पीरियड लिखना है। अब देखिए टाइम पीरियड का क्या कंसेप्ट, ये है 0, ये है पाई। आप क्या देख रहे हैं, 0 टू पाई के बाद सेम वेवफॉर्म रिपीट होता जा रहा है, पाई टू 2 पाई दूसरा सेम वेवफॉर्म मिला, तीसरा वेवफॉर्म मिला, यानी टाइम पीरियड हमारा क्या है, टाइम पीरियड हमारा यहां पर है, टाइम पीरियड ओमेगा T0 क्या है हमारा, दिस इज इक्वल टू पाई, यानी टाइम पीरियड हमारा हाफ हो गया। टाइम पीरियड हाफ हुआ, नंबर ऑफ पल्सेज अगर हम लिखें तो कितना पल्सेज मिल रहा है एक साइकिल में, यही था हमारा पल्सेज, 1 2, ये टोटल कंप्लीट एक साइकिल हुआ, एक पल्स दूसरा पल्स, नंबर ऑफ पल्सेज 2 मिला, नंबर ऑफ पल्सेज 2 मिला। तो जब नंबर ऑफ पल्सेज 2 मिला, टाइम पीरियड हाफ हो चुका है, आपसे कोई पूछेगा कि ये आउटपुट सप्लाई का फ्रीक्वेंसी क्या है, ये इनपुट था, इनपुट का फ्रीक्वेंसी मान लो इसका क्या था, 50 हर्ट्ज, ये टाइम पीरियड था, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज था। यहां पर क्या मिल रहा है, टाइम पीरियड हैड बीन रिड्यूस्ड टू हाफ, फ्रीक्वेंसी हैज बीन डबल्ड, तो फ्रीक्वेंसी क्या मिल रहा है, 100 हर्ट्ज। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर लिखें, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगा, 2 into f0, 2 into f0, f0 was the frequency of supply, f0 was the frequency of supply, यानी कि 50 हर्ट्ज का सप्लाई था, हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो 100 हर्ट्ज का मिलेगा। हाफ वेव में हमें 50 हर्ट्ज का सप्लाई था, 50 हर्ट्ज का ही आउटपुट मिला था। नेक्स्ट है सर्किट टर्न ऑफ टाइम, सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ ईच थायरिस्टर, टीसी। तो टीसी देखिए क्या मिलेगा, हम यहां पर अगर टीसी की बात करें, सर्किट टर्न ऑफ टाइम, तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम को डिफाइन करते हैं कि जितने देर के लिए थायरिस्टर रिवर्स वोल्टेज आप थायरिस्टर के क्रॉस अप्लाई करके रखते हो एनोड करंट 0 होने के बाद। तो T1 T2 के लिए बात करें, T1 T2 के लिए यहां आए एनोड करंट 0 हो गया, फॉर T1 T2 द एनोड करंट हैज बिकम 0। यहां जब हमारा एनोड करंट 0 हो गया है, इसके बाद आप क्या देख रहे हो, यहां से यहां तक का अगर आप ड्यूरेशन देखोगे, यहां से यहां तक का ड्यूरेशन देखोगे, पाई टू 2 पाई का अगर आप ड्यूरेशन देखोगे, इस ड्यूरेशन में आपका क्या है, T3 T4 फॉरवर्ड है और T1 T2 के अक्रॉस क्या है, रिवर्स वोल्टेज अवेलेबल हो रहा है। T1 T2 के अक्रॉस इतना दूर क्या हो रहा है, पाई टू 2 पाई, रिवर्स वोल्टेज अवेलेबल, आउटपुट करंट 0 है, T1 T2 के थ्रू करंट 0 हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप कह दोगे कि यहां से यहां का ही पीरियड क्या होगा, T1 T2 का सर्किट टर्न ऑफ टाइम होगा। तो ये से यहां पीरियड क्या है, पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा,
pi divided by omega. This is the circuit turn of time. So once you calculated circuit turn of time, now it's your turn to calculate average output voltage. Average output voltage. तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज अगर हम कैलकुलेट करें वी नॉट एवरेज, तो ये क्या लिखेंगे? नाउ व्हाट इज द टाइम पीरियड ओमेगा टी नॉट? इट इज इक्वल टू पाई वीएम साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। यहां पर देखिए कहां से कहां लेना पड़ेगा? अल्फा टू पाई, इसके बाद क्या है? फिर से सेम वेवफॉर्म मिल रहा है अल्फा टू पाई। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे ये मिलेगा आपको वीएम डिवाइडेड बाय पाई इंटू 1 प्लस cos alpha. Now V naught average is equal to Vm divided by pi into 1 plus cos alpha. This is the value of average output voltage. This is the value of average output voltage. तो जब हमें एवरेज आउटपुट वोल्टेज मिल चुका है, जब हमें एवरेज आउटपुट वोल्टेज मिल चुका है, तो नेक्स्ट क्या हम कैलकुलेट करेंगे? नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट हम लोगों को कैलकुलेट करना है एवरेज आउटपुट करंट। तो यहां पर मैं एवरेज आउटपुट करंट मैं लिख रहा हूं, एवरेज आउटपुट करंट आई नॉट एवरेज। तो आई नॉट एवरेज क्या होगा? सिंपली वी नॉट एवरेज डिवाइडेड बाय आर। तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा वीएम डिवाइडेड बाय पाई आर इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा। क्लियर? नेक्स्ट हमें लिखना है वी नॉट आरएमएस। तो वी नॉट आरएमएस को फिर से मैं कहूंगा उस ट्रिक को याद कीजिए। ट्रिक है अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट 2 ओमेगा टी नोट, यानी 2 इंटू ओमेगा टी नोट क्या है? पाई 2 पाई इंटू अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट अल्फा प्लस 1 बाय 2 साइन 2 इंटू लोअर लिमिट यानी कि 2 अल्फा माइनस साइन 2 पाई। 2 पाई क्या होता है? 0 प्लस टू दी पावर 1 बाय 2। ये रहा हमारा आउटपुट आरएमएस वोल्टेज वी नॉट आरएमएस। तो वंस यू गॉट वी नॉट आरएमएस, सो आई नॉट आरएमएस विल बी हाउ मच? आई नॉट आरएमएस विल बी इक्वल टू वी नॉट आरएमएस डिवाइडेड बाय आर। वी नॉट आरएमएस डिवाइडेड बाय आर। क्लियर? तो जब हमें ये चीज मिल चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे? यहां से सप्लाई का इनपुट पावर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। इनपुट पावर फैक्टर ऑफ सप्लाई हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या होगा कि जितना पावर रजिस्टर के क्रॉस डिलीवर किया जा रहा है, तो रजिस्टर के क्रॉस पावर क्या है? वी नॉट आरएमएस इंटू आई नॉट आरएमएस। जो पावर है ये डिलीवर किया जाता है रजिस्टर के क्रॉस, डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा? डिवाइडेड बाय आपका डिनोमिनेटर का पार्ट मतलब इनपुट वोल्ट एम्पियर देंगे। इनपुट वोल्ट एम्पियर कितना होगा? आई नॉट आरएमएस होगा, आई नॉट आरएमएस। और यहां से क्या होगा? ये हमारा इनपुट वोल्टेज वीएस, ये हमारा इनपुट वोल्टेज क्या है? ये इनपुट वोल्टेज हमारा सिंपली वीएस है, यानी वीएस का मतलब वीएम बाय रूट 2 लिखेंगे, वीएम बाय रूट 2 लिखेंगे। तो यहां से हमारा हम समझ चुके हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर विथ आरएल रेजिस्टिव लोड कैसे वर्क करता है, इसका क्या क्या डायग्राम्स होते हैं। क्लियर? तो ये सारे एक्सप्रेशंस आपने देख लिए। अब हम लोग देखते हैं यहीं पर इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, आरएल लोड एंड डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन। ब्रिज रेक्टिफायर विथ आरएल लोड एंड डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन। ब्रिज रेक्टिफायर विथ, इस सेकेंड पार्ट है ब्रिज रेक्टिफायर विथ आरएल लोड डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन। डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन। अब भाई डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन का मतलब क्या है? आपने देखिए रेक्टिफायर हमारे पास यही है, रेक्टिफायर हमारे पास यही है, यही था रेक्टिफायर। हम अब क्या कर रहे हैं? यहां पर आरएल लोड लगा रहे हैं, वी आर कनेक्टिंग आरएल लोड। क्लियर? तो जब ये आरएल लोड आता है, जब ये आरएल लोड आता है तो देखिए कहां पर जाकर आपको चेंजेस मिलेंगे। आरएल लोड विथ डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन की बात की जा रही है। हम लोग इस डायग्राम को यहां से सप्लाई वोल्टेज तो हमारा सेम रहेगा, सप्लाई वोल्टेज विल बी सेम, लेकिन बाकी के कुछ डिफरेंसेस आएंगे वेवफॉर्म में। तो यहां से देखिए वेवफॉर्म को मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से मैं वेवफॉर्म्स को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। क्लियर? और बहुत ही क्लैरिटी जरूरी है इस वेवफॉर्म्स को समझने में। आपने इस वेवफॉर्म को समझ लिया मतलब आप सब कुछ समझ लिए। क्लियर? आपने फिर सब कुछ समझ लिया।
इस वेवफॉर्म को समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो ये देखिए आउटपुट वोल्टेज का मैं वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूं। सेम टाइम हमें करंट का भी वेवफॉर्म ड्रॉ करना है। वी हैव टू ड्रॉ द वेवफॉर्म फॉर करंट आल्सो। हमें इस करंट का भी वेवफॉर्म ड्रॉ करना है। तो हम देखिए कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। आउटपुट वोल्टेज आपने क्या किया, अल्फा एंगल पर ट्रिगर किया, बहुत अच्छी बात है। ट्रिगर करोगे इस तरह से आपको मिलेगा अप टू पाई हमें इस तरह का मिलेगा। इंडक्टर था भाई, इंडक्टर क्या कहेगा ठीक है मैं भी करंट इस तरह से कैलकुलेट कराऊंगा और ये करंट इसका इंडक्टर का यहां आया। इस इंडक्टर का करंट यहां पर जीरो नहीं होगा। एट टी इक्वल टू पाई करंट जीरो नहीं होगा। इंडक्टर की पूरी कहानी आपको पता है। तो जब किसी के बारे में कोई कहानी आप जानते हैं, उसके लाचार आदतों को जानते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हमारे पास क्या रास्ता है, हम कहेंगे ठीक है इंडक्टर भाई आप आगे बढ़िए, आपको कौन रोक सकता है। यहां तक इंडक्टर बढ़ा, ये करंट जीरो कहा। आप क्या कहोगे सर ये जीरो था, ये अल्फा था, इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम बीटा होना चाहिए। इस पॉइंट का नाम बीटा होना चाहिए। तो भाई एक बीटा बना दिया जाए, एक बीटा बना दिया जाए ऊपर से नीचे तक। ये बीटा हमने बना दिया। जब ये इंडक्टर ही कंटिन्यू कर रहा था तो इंडक्टर फिर से क्या करेगा, उसी थायरिस्टर के थ्रू करंट फ्लो करवा रहा होगा। उसी थायरिस्टर के थ्रू करंट फ्लो करवाएगा तो भाई वोल्टेज क्या होगा, वही वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज बीएस है, वही वोल्टेज क्या होगा, यहां तक आएगा, इस पॉइंट तक आएगा, बीटा तक। अब इस बीटा के बाद क्या हो रहा है, अब हमारा क्या होगा, ये रिवर्स हो चुका है। अब हमारा क्या है, ये इंडक्टर करंट जीरो हुआ, अब हमारा रिवर्स वाला वोल्टेज अप्लाई हो चुका है। अब आप पाई प्लस अल्फा पर जाकर, ये हमारा पाई प्लस अल्फा है, यहां पर आप इंडक्टर को ट्रिगर करोगे, तब तक वोल्टेज क्या होगा, जीरो रहेगा। तब तक हमारा वोल्टेज जीरो रहेगा, क्योंकि इंडक्टर को, रेक्टिफायर को पाई प्लस अल्फा पर ट्रिगर कर रहे हैं। तो जब आप पाई प्लस अल्फा पर रेक्टिफायर को ट्रिगर करोगे तो तब तक क्या रहेगा, वोल्टेज जीरो रहेगा, वोल्टेज जीरो रहेगा, क्योंकि भाई T3 T4 कंडक्ट ही नहीं कर रहा है, T1 T2 ऑलरेडी बंद हो चुका है। तो हमारा क्या होगा, वोल्टेज जीरो। इसके बाद फिर वोल्टेज बढ़ेगा और ये वोल्टेज इस तरह से आएगा, फिर ये बीटा वाला पार्ट आएगा, फिर ये इस तरह से हमारा चलता रहेगा साइकिल। यह बीटा, यह है पाई प्लस अल्फा। क्लियर? तो हमारा इंडक्टर भी क्या करेगा, कहेगा ठीक है फिर से आते हैं, ये कहेगा ठीक से फिर से आते हैं, फिर से आया इंडक्टर, यहां के बाद फिर से आएगा इंडक्टर, इस तरह से। ये इंडक्टर करंट आई नोट हुआ, ये इंडक्टर करंट आई नोट हुआ, दिस इज करंट आई नोट, दिस इज करंट आई नोट। क्लियर? तो जब हमें ये करंट मिल चुका है, जब हमें ये करंट मिल चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को कहीं कहीं वेवफॉर्म्स फिर से, चूंकि वेवफॉर्म्स मिल चुका है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज आउटपुट वोल्टेज एंड एवरेज आउटपुट करंट। और उससे पहले हमें एक और चीज देखना है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम टीसी। सर्किट टर्न ऑफ टाइम, देखो ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। सर्किट टर्न ऑफ टाइम तो एग्जाम में भी तुमसे पूछे ही जाएंगे। सर्किट टर्न ऑफ टाइम आपको बनाना है, लिखना है। तो देखिए सर्किट टर्न ऑफ टाइम, पिछली बार हमने क्या देखा था, पिछली बार एनोड करंट हमारा यहीं पर जीरो हो गया था, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। पिछली बार एनोड करंट यहां जीरो हुआ था, सर्किट टर्न ऑफ टाइम कहां था, पाई से लेकर 2 पाई तक था। अब क्या हो रहा है, अब ये एनोड करंट यहां नहीं, बीटा पर जाकर जीरो हो रहा है, तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होगा, टीसी, ये होगा 2 पाई माइनस बीटा, 2 पाई माइनस बीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा। दिस विल बी योर सर्किट टर्न ऑफ टाइम। वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ सर्किट टर्न ऑफ टाइम, अब किसकी बारी है, अब वी नॉट एवरेज कैलकुलेट करना है। अगेन 1 बाय पाई, टाइम पीरियड तो वही है, पाई साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। क्लियर? अब कहां से कहां चेक करना है, अल्फा से लेकर कहां तक जाओगे एक पीरियड में, आप अल्फा से पाई प्लस अल्फा को एक साइकिल मान लो। मैंने कल भी बतलाया था, जैसे इंडक्टर का केस आए, आप कहीं से, पहली बात तो टाइम पीरियड है, कहीं से कहीं चलोगे, एक पाई तक इंटरवल ट्रेवल करोगे, आपको फिर से रिपीट होने लगेगा। तो हम पाई से पाई प्लस अल्फा ट्रेवल करते हैं, यहां पर अल्फा टू बीटा ही हमें वेवफॉर्म मिल रहा है, अल्फा टू बीटा। फ्रॉम हियर यू विल गेट Vm डिवाइडेड बाय पाई इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ये रहा V नॉट,
एवरेज, ये रहा वी नॉट एवरेज। नेक्स्ट सर वी नॉट आरएमएस बताइए, वो भी जल्दी से क्या होगा 1/√2 ओमेगा टी नॉट यानी 2 पाई इंटू बीटा माइनस अल्फा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा टू दी पावर 1/2 ये रहा हमारा आउटपुट आरएमएस वोल्टेज, आउटपुट आरएमएस वोल्टेज। क्लियर। ये बीटा माइनस अल्फा क्या करना पड़ेगा, ये हमको रेडियन में लेना पड़ेगा। बीटा माइनस अल्फा विल हैव टू टेक इन रेडियन, बीटा माइनस अल्फा को रेडियन में लेना पड़ेगा। क्लियर। अब देखिए ये डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन हुआ क्यों, अब थोड़ा इस पर बात की जाए कि डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन होने का क्या कारण है। देखिए आप जब कहीं पर आप देख रहे हो कि यहां पर हमें करंट का कंडक्शन स्मूथ भी मिल सकता था कंडक्शन, ये लेकिन डिसकंटिन्यूअस का क्या रीजन है, इस रीजन को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपका जीडीपी गिरा, जीडीपी क्यों गिरा ये जानना जरूरी है। और जब आप जान चुके हैं कि जीडीपी क्यों गिरा है, आपको पब्लिक को भी बतलाना बहुत जरूरी है कि हमारा जीडीपी क्यों गिरा है। ठीक है। और जब जीडीपी गिरा तो इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, हमारा जीडीपी को किस तरह से उठाया जा सकता है। क्लियर। तो इसलिए यहां पर भी हमें कुछ एनालिसिस करते हैं कि भाई जीडीपी यहां पर हमारा करंट क्यों डिसकंटिन्यू हुआ। तो देखिए आप क्या देख रहे हो करंट डिसकंटिन्यूअस के लिए, यहां पर देखिए इस पार्ट्स को आप लिख चुके हैं, मैं यहां पर अब डिस्कस करता हूं करंट का डिसकंटिन्यूअस का। आप देखते हैं रीजन, यहां देखते हैं कि डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन क्यों हुआ था। डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन आपने देखा कि बीटा जो है ये बीटा पाई प्लस अल्फा से कम था। अगर ये बीटा पाई प्लस अल्फा से अधिक होता ये कंटिन्यूअस कंडक्शन होता, यानी कि बीटा क्या है हमारा लेस देन पाई प्लस अल्फा। ठीक है। अब तो ये हो गया, अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, ईमानदारी से आपको रीजन बताना पड़ेगा, रीजन बतलाना पड़ेगा। पहला रीजन क्या है, पहला रीजन है कि भाई बीटा क्यों कम हुआ, ये इंडक्टर क्यों बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि आपने इंडक्टर का वैल्यू कम रखा, इंडक्टर का वैल्यू आपने कम रखा था, यानी कि इंडक्टर आपका कम था, स्मॉल था, इसलिए बीटा आपका क्या हुआ, कम हुआ। इंडक्टर वाज स्मॉल, बीटा वाज स्मॉल। दूसरी बात जब इंडक्टर और बीटा का आपने रिलेशन कर दिया, दूसरी बात क्या है देखिए, अब अगर हम अल्फा, दूसरा क्या हो सकता है, अगर हम अल्फा को अधिक करें, अल्फा को देखो अधिक करोगे क्या होगा, ये देर से कंडक्ट करना शुरू करेगा, यानी ये कम एनर्जी स्टोर करेगा, फिर ये जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। अल्फा जितना पहले आप ट्रिगर कर दोगे, इंडक्टर के पास उतना देर तक आप सप्लाई दे रहे हो, यानी इंडक्टर के पास ज्यादा एनर्जी मिल रहा है। इफ द एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर इज मोर, देन क्या होगा, उससे हमारा बीटा अधिक होगा, यानी कि अल्फा अगर आप ज्यादा कर दिए हो, इफ अल्फा इज मोर देन बीटा इज लेस। क्लियर। ये भी ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। तीसरा पार्ट, अल्फा कम होगा तो बीटा अधिक होगा। तीसरा पार्ट, अगर हमारा आई नॉट कम है, अगर हमारा आई नॉट कम है, आई नॉट कम होने का मतलब क्या है, लोड करंट कम है। अगर हमारा लोड करंट कम है तो इंडक्टर कौन सा एनर्जी स्टोर करता है, 1/2 L आई नॉट स्क्वायर, ये भी कम होगा। ये जब कम होगा तो बीटा क्या होगा, बीटा कहेगा यार तुम लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हो, मैं भी कोई साथ नहीं दूंगा। ठीक है। तो बीटा यहां पर कम हो गया। तो ये रहा रीजन डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन का। दिस इज द रीजन बिहाइंड डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन। क्लियर। अब हम लोग तीसरा डिस्कशन करेंगे कंटिन्यूअस कंडक्शन पर। तीसरा हम लोग डिस्कस करेंगे अब कंटिन्यूअस कंडक्शन पर। तो देखिए कंटिन्यूअस कंडक्शन क्या है, कंटिन्यूअस कंडक्शन कैसे पॉसिबल है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। अगला डिस्कस करिए कंटिन्यूअस कंडक्शन पर। देखो अब मैं ये वाला डायग्राम, ये मैं हेडिंग दिया हूं, कोई अगर इसी समय का वीडियो मेरा स्क्रीनशॉट ले ले लेक्चर का, तो वो क्या कहेगा, देखो सर ये कंटिन्यूअस कंडक्शन लगा दिए हैं और यहां पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बना दिए। इसलिए जो लोग अभी तुरंत इस पॉइंट से देखना शुरू किए वो पिछला लेक्चर देखो, प्रीवियस का देखो मेरा पार्ट पूरा। ठीक है। नहीं तो इस तरह के इल्जाम लगाना गलत बात है। ठीक है। तो यहां पर देखो
अब क्या करना है, डिसकंटिन्यूअस के बाद अब कंटिन्यूअस कंडक्शन होता है। कंटिन्यूअस कंडक्शन में क्या होगा, कंटिन्यूअस कंडक्शन का मतलब होता है कि हमारे पास अगर बीटा जो है, बीटा अगर ग्रेटर देन पाई प्लस अल्फा हो जाए, बीटा अगर ग्रेटर देन पाई प्लस अल्फा हो जाए, यानी अगला फायरिंग पल्स दे रहे उससे अधिक हमारा बीटा हो जाए, ठीक है, हमारा बीटा कुछ इस तरह से हो जाए, बीटा हमारा कुछ इस तरह से हो जाए कि यहां से यहां चला, इस तरह से जीरो करंट हुआ ही नहीं था, ये पाई प्लस अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा था, तो ये क्या होगा, यहां से फिर से कंटिन्यूअस कंडक्शन होगा। और ये कंटिन्यूअस कंडक्शन का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस कंडक्शन का मतलब है, ये देखिए यहां पर ये हमारा पार्ट पाई प्लस अल्फा, ये क्या है, फिर से यहां से ग्राफ इस तरह से चलता है, यानी हमारा ग्राफ कभी भी रुकेगा नहीं, हमारा ग्राफ इस तरह से चलता रहेगा। कोई कहेगा सर ठीक है, इसका मतलब यहां भी ऐसे आ रहा होगा, बिल्कुल, तो ये रहा हमारा कंटिन्यूअस कंडक्शन। तो जब ये कंटिन्यूअस कंडक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखो निगेटिव स्पाइक हमें बीटा तक मिला था, अब क्या है भाई, बीटा हमारा पाई प्लस अल्फा से बड़ा है, यानी हमें कंटिन्यूअस यहां तक सप्लाई ऐसे मिला पाई प्लस अल्फा पर, और पाई प्लस अल्फा पर जाने के बाद फिर हमें यहां से ऐसे मिला 2 पाई प्लस अल्फा, सिमिलरली हमें यहां से थोड़ा अधिक ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये रहा हमारा कंटिन्यूअस कंडक्शन, ये रहा हमारा कंटिन्यूअस कंडक्शन। आई थिंक आप लोगों को चीजें समझ में आ चुकी होंगी। तो यहां भी क्या होगा, यहां भी इस तरह से ग्राफ आएगा, यहां भी ग्राफ इस तरह से आएगा, क्लियर। तो ये रहा V नोट I नोट, समझ में आ गया, ज्यादा फास्ट तो मैंने नहीं बतलाया नहीं। तो देखिए यहां पर ये रहा हमारा बीटा इज ग्रेटर देन पाई प्लस अल्फा, ये बीटा पाई प्लस अल्फा से ज्यादा कैसे हो सकता है, इसका क्या रीजन होगा, पहले वाले का पूरा रिवर्स, पहले वाले का पूरा रिवर्स, देश का विकास क्यों नहीं हुआ, उसका जो जो कारण आपने पहले लिखा उसका जस्ट अपोजिट कर दो, हो जाएगा देश का विकास क्यों होगा या क्यों हुआ, क्लियर। तो देखिए यहां पर रीजन, पहला रीजन क्या है, इंडक्टर मोर बीटा इज मोर, दूसरा रीजन अल्फा लेस बीटा इज मोर, तीसरा रीजन I नॉट मोर, this implies 1/2L I नॉट स्क्वायर विल बी मोर, दिस मीन्स बीटा विल बी मोर। बहुत ही आसान तीनों कारण हैं, इन तीनों कारण को आप लोग समझ लीजिए, क्लियर। ये कंफ्यूजन आपको कभी भी नहीं होना चाहिए कि बीटा कैसे पाई प्लस अल्फा से अधिक होगा, क्लियर। अब हम लोग को क्या करना है, आउटपुट वोल्टेज इन सारे चीजों का एक्सप्रेशन लिखना है, आउटपुट वोल्टेज इन सारे चीजों का एक्सप्रेशन लिखना है कंटिन्यूअस कंडक्शन में। दूसरी बात क्या है, कंटिन्यूअस कंडक्शन में हमें सबसे पहले लिखना है कि टर्न ऑफ टाइम, सर्किट टर्न ऑफ टाइम। इस थायरिस्टर के लिए कैलकुलेट करेंगे, इसका एनोड करंट क्या हो रहा है, यहां तक एनोड करंट इसी थायरिस्टर से कैरी कर रहा था, अब एनोड करंट ये T1 T2 से कैरी हो रहा था, ये T3 T4 से कैरी हो रहा है, ये T1 T2 से कैरी हो रहा है। तो ये देखिए यहां तक T1 T2 कैरी कर रहा था, इसके बाद T1 T2 का करंट जस्ट जीरो हो गया, मतलब यहां आपको जीरो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या हुआ, अब T3 T4 से कंडक्शन स्टार्ट हो चुका है, यानी T1 T2 से करंट नहीं जा रहा है। जब T1 T2 से करंट नहीं जाएगा, चलो ये पॉइंट क्या है, पाई प्लस अल्फा, तो यहां से लेकर कहां तक, रिवर्स वोल्टेज 2 पाई तक अप्लाई होगा, तो ये होगा TC। तो TC आप क्या लिखेंगे, TC विल बी इक्वल टू 2 पाई, ये पार्ट क्या है 2 पाई माइनस पाई प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय नीचे क्या है ओमेगा, यानी क्या लिख रहे हैं, पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय ओमेगा। ये रहा सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ T1 एंड T2। इसी सिमिलरली T3 T4 के लिए भी सेम टाइम आएगा, क्लियर। अब हम लोग V नॉट एवरेज लिखते हैं, तो देखिए अब यहां पर 1 बाय पाई, अब क्या होगा, अल्फा से पाई प्लस अल्फा, आपको एक ही वेवफॉर्म मिल रहा है ना, देखो ये वेवफॉर्म किसका है, Vm sin ओमेगा टी का ही वेवफॉर्म चल रहा है, तो यानी कि Vm sin ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, और ये कहां से कहां जाएगा, अल्फा टू पाई प्लस अल्फा, तो यहां से क्या मिलेगा, Vm डिवाइडेड बाय पाई, इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे, कॉस माइनस ओमेगा टी, यानी लोअर लिमिट को पहले लिख दो, कॉस अल्फा माइनस कॉस पाई प्लस अल्फा। अब भाई पाई प्लस अल्फा क्या होता है, कॉस पाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा यानी 2 कॉस अल्फा हो जाएगा,
यहां से क्या देखोगे 2Vm बाय पाई कॉस अल्फा, 2Vm बाय पाई कॉस अल्फा। यानी कि हम लोग देख रहे हैं एवरेज आउटपुट वोल्टेज के एक्सप्रेशन में बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है। अभी तक हमने जितने भी रेक्टिफायर्स देखे थे आ रहा था एक्सप्रेशन इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा, या फिर आ रहा था कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, लेकिन ये हमारा पहला एक्सप्रेशन आया जिसमें कि क्या हो रहा है 2Vm बाय पाई इंटू कॉस अल्फा। देखो अभी तक आप लोग इस पर ध्यान नहीं दिए होंगे, अगर थोड़ा भी ध्यान दे दो, मैथमेटिक्स लगा दो, आप क्या समझोगे? आप समझोगे कि इफ अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, वी नॉट एवरेज विल बी इक्वल टू 0, cos 90 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप यहां से ट्रिगर करोगे ना, यहां से ट्रिगर करोगे, यहां से ट्रिगर करोगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा वेवफॉर्म। ठीक है, मैं थोड़ा सा बना भी देता हूं आगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें आप लोगों को बतला भी देता हूं, आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए अच्छा होगा। अल्फा को अगर 90 डिग्री ले लोगे ना, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, आपको अगर आउटपुट वोल्टेज V नॉट लिखोगे कंटिन्यूअस कंडक्शन में, आप देखिए 90 मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से चला ये रहा, क्लियर, यहां से चला ये रहा, क्लियर, यहां से फिर क्या होगा, ये रहा 90, फिर यहां से चलेगा ये रहेगा। यानी कि ऐसे करके कुछ हमें वेवफॉर्म मिलेंगे, ऐसे करके हमें कुछ वेवफॉर्म मिलेंगे। ठीक है, तो ये वेवफॉर्म मिलने का कारण क्या है? इस वेवफॉर्म मिलने का मतलब है कि जितना पॉजिटिव साइकिल उतना निगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, यानी कि एवरेज वैल्यू 0, एवरेज वैल्यू क्या होगा 0। तो इसलिए ये 90 डिग्री का कर्व हमें ऐसे मिल रहा है। अब अगर कोई करे कि अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री कर दे, कॉस अल्फा क्या होता है निगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस बिकम्स निगेटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ग्रेटर देन 90 करोगे, अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री, आपको क्या मिलेगा, यहां पर छोटा सा कर्व मिलेगा इस तरह से, और ज्यादा बड़ा कर्व यहां मिलेगा, फिर छोटा कर्व इस तरह से, ज्यादा बड़ा कर्व यहां मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। यानी कि आप देख रहे हो निगेटिव साइकिल ही बड़ा हो गया, पॉजिटिव साइकिल कम, यानी कि आपको निगेटिव वोल्टेज मिल रहा है। निगेटिव वोल्टेज मिलने का मतलब क्या है? इन्वर्सन हो गया, वोल्टेज का आपका इन्वर्सन हो गया। इस मोड को भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी यहां पर आपको क्या मिल रहा है? आपको यहां पर देख रहे हो जो ब्रिज कन्वर्टर है, ये ब्रिज कन्वर्टर का 2 क्वाड्रेंट में आपको कर्व मिल रहा है। 2 क्वाड्रेंट का मतलब है कि आप अगर वोल्टेज की बात करें, देखो करंट तो हमारा सेम मिलेगा, करंट ऐसे कंटिन्यूअस ही चलेगा, करंट हमारा सेम मिलेगा, करंट हमारा पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन वोल्टेज हमें पॉजिटिव भी मिल रहा है, वोल्टेज हमें निगेटिव भी मिल रहा है। पॉजिटिव भी मिल रहा था वोल्टेज, और दूसरा निगेटिव वोल्टेज भी मिला था। ये 2 क्वाड्रेंट ऑपरेशन इसका हो रहा है, ये 2 क्वाड्रेंट में सपोर्ट कर रहा है। अब ये V नॉट एवरेज हो गया। V नॉट एवरेज के बाद हमें क्या करना है? कैलकुलेट V नॉट RMS। तो देखिए V नॉट RMS यहां पर क्या होगा, V नॉट RMS यहां पर देखिए V नॉट RMS सप्लाई के ही बराबर हो जाता है Vm बाय रूट 2। V नॉट RMS बिकम्स इक्वल टू Vm डिवाइडेड बाय रूट 2। इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसका रीजन ये है कि V नॉट RMS Vm बाय रूट 2 क्यों होता है? क्योंकि आप देखोगे कि जो कर्व हमें मिला था ना, इस तरह से हमें कर्व मिला था आउटपुट वोल्टेज का। तो ये कर्व हमारा क्या है? कंटिन्यूअसली ये Vm sin ओमेगा t का ही कर्व है। बस आपको दिक्कत क्या? निगेटिव स्पाइक कर्व है। आप जब RMS वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो आप क्या करते हो? स्क्वायर करते हो पहले। एक बात बताओ, इसका स्क्वायर करोगे तो ये निगेटिव रहे या पॉजिटिव, बात बराबर, क्लियर? तो निगेटिव पार्ट को पॉजिटिव लाओगे तो इसका इमेज करोगे तो ऐसे आएगा, आएगा। इसका इमेज करोगे ये ऐसे मिलाएगा, मिलाएगा। इसका ऐसे, ध्यान से देखना, ये हमें क्या मिल रहा है? ये हमें क्या मिल रहा है? Vm sin ओमेगा t का ही वेवफॉर्म मिल रहा है। यानी इसका RMS वैल्यू क्या होगा? Vm बाय रूट 2। इससे अधिक अगर शक हो रहा है, आप सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में जाकर बात कीजिए, क्लियर? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तक मैंने आपको बतला दिया। तो V नॉट RMS में मिलेगा Vm बाय रूट 2। यू विल गेट V नॉट RMS इक्वल टू Vm बाय रूट 2, क्लियर? अब देखिए इसमें एक चीज लिखना रहता है कि थायरिस्टर के थ्रू क्या करंट फ्लो कर रहा है। यहां पर पूछा जाएगा एवरेज करंट थ्रू थायरिस्टर, RMS करंट थ्रू थायरिस्टर। तो थायरिस्टर का क्या कंसेप्ट है? देखिए
थायरिस्टर का क्या कंसेप्ट है, आप देखिए अल्फा, ये रहा पार्ट अल्फा, ये पार्ट रहा हमारा पाई प्लस अल्फा। तो अगर हम आई T1 की बात करें और आई T2, यानी पहला दूसरा थायरिस्टर के थ्रू सेम करंट फ्लो करता है। अगर हम उसका ग्राफ बनाएं, आप क्या देखे थे, अल्फा से लेकर पाई प्लस अल्फा तक ही T1 T2 कंडक्ट कर रहा था। क्लियर। सिमिलरली अगर पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा चले, ये अगर 2 पाई प्लस अल्फा है, तो आप क्या देखेंगे कि IT3 और IT4, देखो बहुत बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूं, IT3 और IT4 इससे होकर कंडक्ट करेगा। IT3 और IT4 के करंट यहां आ रहे। क्लियर। पाई प्लस अल्फा 2, यानी इसका पीरियड क्या हो रहा है, ये पाई, यहां से यहां विड्थ इसका क्या है, पाई। क्लियर। तो यानी हम कह सकते हैं कि IT1, यानी मैं यही लिख रहा हूं IT1, ये क्या था, IT3 IT4। तो यहां हम कह सकते हैं कि IT1 इक्वल टू IT2 इक्वल टू प्लस I नोट। कब से कब तक, अल्फा टू पाई प्लस अल्फा। दूसरा देखिए IT3 इक्वल टू IT4, और ये कब है, ये भी प्लस I नोट है। ये कब है, अल्फा, ये सॉरी पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा तक। क्लियर। तो हमें अगर कोई एवरेज थायरिस्टर करंट पूछे T1 T2 T3 T4, IT एवरेज, ध्यान से देखिएगा, IT एवरेज क्या होगा, हमारा करंट है I नोट, मान लेते हैं एवरेज करंट है हमारा I नोट, तो I नोट इंटू कितने देर के लिए पल्स मिल रहा है, पाई, टोटल टाइम कितना है, 2 पाई, टोटल टाइम कितना है, 2 पाई, हमें क्या मिल रहा है, I नोट डिवाइडेड बाय 2। याद रखिएगा IT एवरेज मिल रहा है I नोट डिवाइडेड बाय 2। अब कोई कहेगा सर IT RMS क्या मिल रहा है, तो I नोट करंट है इंटू, इसमें क्या करते हैं, सिंपली यहां पर बस अंडर रूट कर देना होता है, आपको RMS मिलता है, अंडर रूट कर देना है, RMS मिलता है, ये मिला I नोट बाय रूट 2। IT RMS इज इक्वल टू I नोट डिवाइडेड बाय रूट 2। IT RMS इज इक्वल टू I नोट डिवाइडेड बाय रूट 2। तो ये मिला हमारा RMS करंट थायरिस्टर का, और ये मिला हमारा एवरेज करंट थायरिस्टर का, ये मिला हमारा एवरेज करंट थायरिस्टर का। क्लियर। अब आपको कोई कह रहा है कि सर इतना बढ़िया लोड आपने लिया है, RL लोड, एक ऐसा लोड लिए हैं, इंडक्टर की वैल्यू काफी अधिक है, कि वो क्या कर रहा है कि करंट को कांस्टेंट रख रहा है। अब इंडक्टर देखो ऐसा बेहुदा होता है कि वो क्या कर रहा है कि अगर उसकी वैल्यू और अधिक ले लिए, तो वो करंट को क्या करेगा, बिल्कुल ही कांस्टेंट करंट रखेगा। इतना पोटेंशियल इंडक्टर में है, इतना पावर इंडक्टर में है। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडक्टर, कि इंडक्टर का की वैल्यू अगर बहुत अधिक है, आप सप्लाई में वेरिएशन करोगे, करंट को वो क्या करेगा, फिर भी कांस्टेंट रखेगा, उस करंट को ये कांस्टेंट रखेगा। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लें कि भाई करंट अगर कांस्टेंट रहा तो क्या दिक्कत है हमें, या क्या फायदा है। इफ L इज लार्ज देन I नोट क्या होगा, कांस्टेंट। भाई I नोट जब कांस्टेंट होगा तो हमें क्या देखेंगे, जो थायरिस्टर करंट आपने बनाया था, ये थायरिस्टर करंट आपको मिलेगा, IT, ये थायरिस्टर करंट आपको मिलेगा। तो जब हम सप्लाई करंट की बात करेंगे, तो सप्लाई क्या कर रहा है, सप्लाई तो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है, तो सप्लाई हमें क्या मिलेगा, एक तरफ सप्लाई हमें इस तरह से मिलेगा पॉजिटिव, दूसरा सप्लाई करंट क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से सप्लाई करंट चलेगा, इस तरह से हमारा सप्लाई करंट चलेगा, प्लस I नोट माइनस I नोट, ये रहा सप्लाई करंट IS। यही सब कर्व आपको पूछा जाता है। ये रहा हमारा सप्लाई करंट I नोट। इस सप्लाई करंट की RMS वैल्यू क्या होगी, RMS वैल्यू विल बी इक्वल टू I नोट, क्योंकि RMS कैलकुलेट करने के लिए ये भी क्या करें, ऊपर ले आए कि कंप्लीट RMS वैल्यू क्या होगा, I नोट। तो ये रहा सप्लाई करंट का ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ सप्लाई करंट। आप क्या देख रहे हो, कंक्लूजन पर अगर हम आए तो आप देख रहे हो कि हमने जो अपने फायदे के लिए फुल वेव रेक्टिफायर बनाया, ये रेक्टिफायर क्या कर रहा है, हमें तो डीसी वोल्टेज दे रहा है आउटपुट, हमें कांस्टेंट करंट भी दे रहा है आउटपुट, लेकिन हमारा जो सप्लाई
से करंट ड्रॉ किया जा रहा है, द करंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई इट इज रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म, इट इज रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म। तो रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म का मतलब ही क्या हुआ? रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म का मतलब हुआ कि ये हार्मोनिक्स को इंजेक्ट कर दिया है। अब इसे अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म आप करोगे, इसे आप क्या करोगे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा। यानी कि आप जो फायदे के लिए एसी टू डीसी कन्वर्टर आपने बनाया, तो वहां पर क्या हो रहा है, आपको सप्लाई में हार्मोनिक्स इंजेक्ट हो जा रहा है। सप्लाई में हार्मोनिक इंजेक्ट होने से दिक्कत क्या होती है? सप्लाई में हार्मोनिक इंजेक्ट होता है तो आप सपोज मोटर चला रहे हो कुछ भी, आपका क्या होगा कि मोटर में नॉइज आएगा। आप अगर 5 HP का मोटर चला रहे हो तो आपका क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा मोटर का रेटिंग। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं हार्मोनिक के कारण। इन सभी चीजों को भी हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक तो हमने आज यहाँ RL लोड तक का बना दिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग RLE लोड के बारे में देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ रेक्टिफायर देखेंगे। वहीं पर हम लोग हार्मोनिक्स पर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर हार्मोनिक्स के बारे में अभी बतला नहीं रहे, मैं बतलाऊंगा हार्मोनिक्स के बारे में, आप इंतजार कीजिए समय का। तब तक आप रेक्टिफायर को एंजॉय कीजिए, रेक्टिफायर के बारे में समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग इसकी कमियों को देखेंगे। ऑफकोर्स पहले कुछ अच्छाई देख लेनी चाहिए चीजों की। ये सारी अच्छाइयां हैं, इतना अच्छा वेवफॉर्म्स आपको मिल रहा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में। तो आप लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट को एंजॉय करते रहिए और ध्यान रखिएगा कि जो लेक्चर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, इस लेक्चर्स को आप स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए, इसका नोट बनाइए। क्योंकि आप अगर इस लेक्चर्स को बीच से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आएंगी। और आपके पास मुझे लगता है इतना समय होता है, 50 से 60 मिनट का एक लेक्चर मेरा होता है। इतना समय निकलकर आप मेरे लेक्चर को देख सकते हो और फिर जब आप लेक्चर को देखेंगे तो कहीं कहीं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा। तब आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो आप लोग इस लेक्चर को इसी तरह से देखते रहिए, अपना नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, अपना नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। ये पार्ट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, सेमेस्टर में तो है ही, गेट के एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको हर साल आप नोट कर लीजिए कि गेट की परीक्षा देने जाएंगे तो आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन रेक्टिफायर से मिलेगा ही मिलेगा, एक से अधिक क्वेश्चन भी मिल सकता है। कई बार सिंगल फेज रेक्टिफायर का एक क्वेश्चन रहता है और 3 फेज रेक्टिफायर का भी एक क्वेश्चन रहता है। तो 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन आप सिर्फ रेक्टिफायर चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस 3rd यूनिट से। तो रेक्टिफायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको इसी तरह से पढ़ते रहिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक से समझ पाएंगे।